मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज पर चर्चा कर रहा हूँ। वैलिडिटी ऑफ मैरिज या मान्यता और वैधता के आधार पर निकाह का वर्गीकरण यदि हम करें तो सुन्नी विधि और शिया विधि के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार प्राप्त होते हैं। सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि हम बात करें तो निकाह की मान्यता 3 तरह से बताई गई है। सहीह विवाह, वैध विवाह या मान्य विवाह, वैलिड मैरिज। जब निकाह की सभी आवश्यक शर्तों की पालना कर ली जाती है तब वह विवाह वैलिड मैरिज, सही है विवाह कहलाता है। और जब निकाह की एब्सोल्यूट कंडीशंस का वॉयलेशन किया जाता है तब निकाह बातिल, शून्य, वॉइड मैरिज कहा जाता है। और जब निकाह की टेम्पररी कंडीशंस का वॉयलेशन होता है तो सुन्नी विधि के अनुसार वह विवाह फासिद या अनियमित, इर्रेगुलर मैरिज के रूप में जाना जाता है। इसी तरह यदि हम शिया विधि की बात करें तो शिया विधि के अंतर्गत सभी आवश्यक शर्तों की अनुपालना होने पर विवाह सही है, वैध या मान्य, वैलिड मैरिज कहलाता है। और जब एब्सोल्यूट कंडीशंस का में से किसी का वॉयलेशन होता है तो वह विवाह बातिल, शून्य या वॉइड निकाह माना जाता है। किंतु शिया विधि में फासिद या अनियमित विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। शिया विधि में या तो विवाह वैलिड होता है या विवाह वॉइड होता है। किंतु शिया विधि में एक अन्य तरह के विवाह को मान्यता प्रदान की गई है जिसे हम मुता निकाह या अस्थायी निकाह के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में और भारत में करीब करीब अप्रचलित हो गया है। पिछले वीडियोज़ में हम निकाह की आवश्यक शर्तों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो जब सभी आवश्यक शर्तों की पालना हो जाए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाएं, वो सक्षम पक्षकारों के द्वारा की जाएं और जो लीगल प्रोहिबिटेशंस दिए हुए हैं उनकी अनुपालना करते हुए, उनका ध्यान में रखते हुए अगर विवाह होता है तो वह विवाह सही है विवाह, वैलिड मैरिज माना जाता है। लेकिन जब एब्सोल्यूट कंडीशंस या बार्स की वॉयलेशन होती है
तब वह विवाह बातिल या शून्य निकाह माना जाता है। अगर हम बात करें सुन्नी विधि के अंतर्गत, तो सुन्नी विधि के अंतर्गत 6 तरह के विवाह वॉइड मैरिज माने जाते हैं, जिनमें पहला है रक्त संबंध के भीतर अगर निकाह किया गया है। दूसरा है विवाह संबंध के भीतर अगर विवाह किया गया है। तीसरा है धात्रेय संबंध के भीतर अगर विवाह किया गया है। चौथा है विवाहित स्त्री का प्रथम विवाह खंडित हुए बिना अगर विवाह किया गया है। पांचवा है अगर विवाह गर्भवती स्त्री से किया गया है। और छठा और अंतिम है अगर विवाह का कोई पक्षकार या दोनों पक्षकार 7 वर्ष से कम आयु के हैं। तो उपरोक्त 6 अवस्थाओं में सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसे विवाह शून्य बातिल विवाह माने जाते हैं। अगर हम शिया विधि की बात करें तो शिया विधि में उपरोक्त 6 तो हैं ही, अर्थात रक्त संबंधों के भीतर, विवाह संबंधों के भीतर, धात्रेय संबंधों के भीतर, विवाहित स्त्री से, गर्भवती स्त्री से अथवा 7 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका का विवाह शून्य विवाह माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अवैध संयोग यदि पक्षकारों के मध्य बन रहा है तो शिया विधि ये कहती है कि वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। इसी तरह 5वां जो निकाह है वह भी शून्य निकाह माना जाता है। धर्म भिन्नता की यदि हम बात करें तो शिया विधि में यह प्रावधान है कि दोनों पक्षकार मुस्लिम होने चाहिए। अगर दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार गैर मुस्लिम है तो वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा, चाहे वह स्त्री अथवा पुरुष कोई भी गैर मुस्लिम हो। इसी तरह इद्दत अवधि के दौरान अर्थात प्रथम विवाह खंडित होने के पश्चात जो नियत समय दिया हुआ है, अवधि दी हुई है, उस अवधि के भीतर अगर वह स्त्री पुनः विवाह कर लेती है तो वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। इसी तरह हज यात्रा के दौरान जो विवाह किया जाता है, और अंतिम है तलाक उल विद्दत। प्राप्त पक्षकार विवाह करते हैं तो वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो सुन्नी विधि के अंतर्गत तीसरी कैटेगरी है फासिद या अनियमित विवाह की, इर्रेगुलर मैरिज, जो कि विवाह को शून्य नहीं बनाती किंतु वह विवाह वैध विवाह की श्रेणी में भी नहीं आता है। जब तक वह करेक्शन नहीं कर लिया जाए, उस शर्त की पूर्ति नहीं हो जाए, तब तक वह विवाह अनियमित या फासिद निकाह की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें यदि हम बात करें तो पहला प्रकार है अवैध संयोग का। अगर दोनों पक्षकारों में अवैध संयोग है, अर्थात 2 बहनों से या बुआ भतीजी या मौसी भतीजी से एक साथ विवाह कर लिया गया है, तो वे विवाह अवैध संयोग
के अंतर्गत फासिद निकाह की श्रेणी में माने जाते हैं और एक विवाह के भंग होने पर दूसरा विवाह स्वतः वैध निकाह की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह पांचवा निकाह इर्रेगुलर मैरिज मानी जाएगी और जो ही प्रथम चार में से एक निकाह खंडित हो जाता है, पांचवा विवाह ऑटोमेटिक फोर्थ मैरिज के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें साक्ष्यों की अनुपस्थिति, तो दो सक्षम पुरुष अथवा एक पुरुष और दो महिलाएं जो सक्षम हैं वे निकाह के समय उपस्थित होने अनिवार्य हैं सुन्नी विधि में। तो अगर उचित संख्या में साक्षी उपस्थित नहीं है तो वह विवाह फासिद या अनियमित निकाह की श्रेणी में आता है और जो ही पक्षकारों के मध्य कंजुमेशन हो जाता है, विवाह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, वह विवाह ऑटोमेटिक वैलिड मैरिज की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें धर्म भिन्नता की, तो धर्म भिन्नता में जो किताबिया है उससे तो मुस्लिम पुरुष का विवाह मान्य है, लेकिन जो गैर किताबिया स्त्री है, अग्नि पूजक या मूर्ति पूजक, तो उनसे विवाह फासिद कैटेगरी में माना जाता है और जब वह स्त्री धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म या किताबिया धर्म को ज्वाइन कर लेती है तो वह विवाह ऑटोमेटिक वैध निकाह की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह इद्दत अवधि के दौरान निकाह नहीं किया जाना चाहिए और अगर वह किया गया है तो वह फासिद या अनियमित विवाह की कैटेगरी में माना जाता है। और अंतिम है तलाकुल बिद्दत, अर्थात ट्रिपल तलाक के माध्यम से अगर प्रथम विवाह खंडित हुआ है तो वही पक्षकार जब तक मोहम्मद साहब के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर पुनः विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और जब तक वो प्रक्रिया पालन ना हो जाए और वो पक्षकार पुनः विवाह कर लेते हैं तो वह विवाह फासिद या अनियमित निकाह की कैटेगरी में माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की कि सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह के प्रकार या वर्गीकरण या वैधता और शिया विधि के अंतर्गत निकाह की स्थिति। शिया विधि के अंतर्गत जो मुता विवाह या अस्थायी विवाह की मान्यता है, इसके संदर्भ में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ विवाह का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है इसकी यदि हम बात करें तो विवाह की वैधता या मान्यता के आधार पर ही उस निकाह के पक्षकारों के अधिकार कर्तव्य निश्चित होते हैं। इसलिए निकाह का वर्गीकरण किया जाना अनिवार्य हो जाता है। तो निकाह की मान्यता के आधार पर उन दोनों पक्षकारों के क्या अधिकार कर्तव्य होते हैं, इन पर भी हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।